हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। मीरा मिल चुकी है। जैसे ही ये शब्द महक ने सुने, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मृत्युंजय ने क्या कह दिया। मृत्युंजय फिर बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बहन का पता लग गया है। महक ने परेशान होते हुए मृत्युंजय से पूछा, वो ठीक तो है ना? मृत्युंजय ने जवाब दिया, हाँ वो ठीक है। तो आप उसे घर वापस लेकर क्यों नहीं ला रहे? महक ने इस सवाल पर मृत्युंजय बोला, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता और ये भी नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। और तुम भी घर पे जब तक मैं ना बोलूँ इस बारे में कुछ मत कहना। महक हैरान होते हुए बोली, लेकिन क्यों? मृत्युंजय ने अपने हाथ महक के कंधे पर रखे और उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे देखते हुए बोला, मुझ पे भरोसा है ना? महक ने हाँ में सर हिलाया। तो जो मैं कह रहा उसे मान लो, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। फिलहाल खुशी की बात बस यह है कि मेरी बहन सही सलामत है और बहुत जल्द वो घर भी आएगी और शामिल होगी हमारी शादी के पब्लिक अनाउंसमेंट के सेलिब्रेशन में। ये शब्द सुन के महक के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई और उसकी आंखों में से एक आंसू उसके गाल पे बह जाता। मृत्युंजय महक के हाथ से दूध का गिलास लेकर टेबल पर रख देता है। महक अपना सिर झुका लेती। मृत्युंजय महक के चेहरे को ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, महक, मृत्युंजय सारंग, मैं तुम्हें पब्लिकली अपनी बीवी अनाउंस करना चाहता। महक मृत्युंजय को रोते हुए अपने दिल की बात बोलते, आई लव यू। मैं आपके बगैर ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे नहीं पता आपके बिना कैसे जीते। महक सिसक कर रो रही थी। मृत्युंजय महक से अलग होकर उसके चेहरे को पकड़कर सीरियस आवाज़ में बोला, सोच लो महक, मृत्युंजय सारंग, ये सफ़र आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा मेरे साथ। महक मृत्युंजय को हाथों को पकड़कर अपने दोनों हाथों में भर अपने गाल पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय महक के होठों को अपने होठों से छूते हुए बोलता है, चलो अब बस करो रोना, सारा चेहरा खराब कर लिया है तुमने। इधर मीरा और कशिश अपने बेडरूम में एक ही बिस्तर के बीच में तकिया रख कर सो रहे थे। मीरा को सोते हुए किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती और उठकर आसपास देखती और उसकी नज़र कशिश पर पड़ती है, जिसकी आंखों के कानों में से आंसू बह रहे थे। शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा। वो नींद में ही सिसक कर रो रहा था। मीरा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर उसने कशिश के कंधे पर हल्के से हाथ रख उसे उठाया और बोली, कशिश, कशिश उठो, आंखें खोलो। कशिश मीरा के कई बार उठाने के बाद एकदम घबराया हुआ सा तेज सांसें लेते हुए उठा। मीरा उसे इस हालत में देख जल्दी से साइड टेबल पर पड़े पानी के गिलास को उसे देती है। कशिश एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर देता। कशिश के थोड़ा नॉर्मल होने के बाद मीरा पूछती, आर यू ओके? कोई बुरा सपना? कशिश बिस्तर से उतरते हुए कहता है, आई एम फाइन, तुम सो जाओ। कशिश अपने बेडरूम से बाहर जाने लगता है। तभी मीरा उससे पूछती है, तुम इतनी रात को? कशिश रुक कर मीरा को देखता है और कहता है, मुझे कुछ काम है। मीरा पूछती है, रात को क्या काम? कशिश मुस्कुरा के जवाब देते हैं, वाह, बीवी वाला हक जताना शुरू कर दिया। अच्छा है, कुछ दिन रहो मेरे साथ, थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ, कब, कहाँ, कैसे और क्यों करता हूँ। जान जाओगे मेरे दिन का रूटीन और रात के अपॉइंटमेंट्स के बारे में। फ़िलहाल सो जाओ, गुड नाइट। मीरा कशिश की बात पर अपनी आंखें छोटी करके जवाब देती है, ठीक है, जा, मुझे कोई शौक़ नहीं है बेमतलब का सवाल पूछने का। कशिश एक नज़र मीरा को देखने के बाद उस कमरे से निकलकर स्टडी रूम में आ जाता है। स्टडी रूम के अंदर एक सीक्रेट रूम है जिसके बारे में कशिश के अलावा किसी और को नहीं पता। कशिश सीक्रेट रूम का लॉक खोलता है। रूम के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ की लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। उस कमरे के दीवारों पर बहुत सारे तस्वीरें टंगी हुई थी। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर में 12 साल का कशिश और उसके एक
साथ ही 18 साल की खूबसूरत लड़की थी। कशिश उस लड़की की तस्वीर को छूते हुए नम आवाज में बोला, सबका हिसाब बराबर करना होगा। जिस तरीके से आपको मुझसे दूर किया गया था उसी तरह से उनके घर की खुशियाँ मैं भी उनसे दूर कर दूँगा। हर पल रोएंगे वो लोग, लेकिन मैं बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा। ये कहते हुए कशिश की आंखों से आंसू एक कतरा बह जाता है और कशिश उस तस्वीर को अपनी धुंधली आंखों से बस एक टक देखता रहता है। पूरी रात कशिश वहीं अपने रूम में अपनी पुरानी यादों के साथ गुजार देता है। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मीरा सबको नाश्ता सर्व करती है। नित्या कशिश की तरफ देखते हुए बोलती है, भाई मेरा रिजल्ट आ चुका है, तो मैं सोच रही थी कि मास्टर्स में मैं यहीं से कर लूँ। कशिश नाश्ता करते करते नित्या के बात पर जवाब देता है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में बात करता हूँ, बाकी तुम अपनी मॉम डैड से पूछ लो। नित्या इंद्र और रागिनी की तरफ देखते हुए बोलती है, आप लोग क्या 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 लगता है? रागिनी नित्या से बोली, अब अगर तुमने फैसला ले ही लिया है यहाँ पर पढ़ने का तो हम इसमें क्या ही कहा करो। रागिनी कशिश की तरफ देखते हुए बोली, इस लड़की के ऊपर अच्छे से ध्यान देना हो तुम्हें। अब हम लोग भी चलने की तैयारी करते हैं, वहाँ सब काम रुका हुआ है। बेटा मीरा रागिनी की इस बात पर बोली, लेकिन चाची आप इतनी जल्दी जाने की बात कैसे कर सकते हैं? अभी 2 दिन ही हुए हैं आप लोगों को यहाँ आए हुए। प्लीज़ थोड़े दिन और यहाँ मेरे साथ रुक जाइए। रागिनी मीरा के गाल को सहलाते हुए प्यार से बोली, बेटा जी, आपकी और कशिश की अभी अभी शादी हुई है। आप दोनों को इस प्रेशियस टाइम को एंजॉय करना चाहिए, ना कि हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम लोगों का क्या है, हम फिर आ जाएंगे कुछ दिनों में। मीरा रागिनी की बात सुनकर चुप हो जाती है। कशिश तिरछी नज़र से मीरा को देखने के बाद फिर से अपना नाश्ता करने लगता है। नित्या शरारती नज़रों से कशिश को देखते हुए बोली, भाई आप मम्मी की बात पर शर्मा गए क्या? कशिश नित्या को घूरते हुए बोला, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। अपना नाश्ता करो और हाँ, शाम तक मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी का फॉर्म भेज दूँगा, उन्हें अच्छे से भर कर सबमिट कर देना। नित्या मुँह बनाते हुए चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। सारंग बिल्ला इधर। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। हमेशा की तरह अदिति अपने खाने को देख उस पर टूट पड़े। शोभित अदिति के चेहरे पर लगे खाने को देखता और मुँह बनाते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। मृत्युंजय महक की तरफ देख उसे बैठने का इशारा करता है तो महक सब लोगों की तरफ इशारा कर देती है। मृत्युंजय तेज आवाज़ में बोला, बीबी मुझे साथ में नाश्ता करना ज़्यादा अच्छा लगता है, चुपचाप मेरे साथ बैठो। महक मृत्युंजय की तेज आवाज़ पर हड़बड़ा जाती है और जल्दी से कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। वैशाली जो कि महक के बगल में ही बैठे हुए थे उसके कान में धीरे से बोली, आपका बागर बिल्ला एक बार थोड़ी तेज आवाज़ में म्याऊं क्या करता है, आप तो चूहिया की तरह सिकुड़ कर बैठ जाती है। महक वैशाली की बात पर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मैं और क्या ही कर सकती हूँ। वैशाली महक को घूरते हुए बोली, आपको तेज आवाज़ में जवाब देना चाहिए था कि सबके खाने के बाद खाऊंगे। महक वैशाली को घूरते हुए बोली, 1 मिनट, मुझे तुम्हें सिखाना है, ना कि तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझी? चलो चुपचाप अपना नाश्ता करो। वैशाली अपने एटीट्यूड में बोली, हमें क्या ही कोई सिखाएगा, हम नहीं बदलने वाले। हाँ, गाली देना छोड़ देंगे, लेकिन साला ये पति की गुलामी हमसे नहीं होगी। महक वैशाली की बात पर शरारत वाली हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, लगता है अमृत भैया तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं। वैशाली महक की बात पर दांत दिखाते हुए बोली, हमने कल उसे इतना परेशान किया कि बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा। महक की आंखें ये बात सुनते ही बड़ी हो गई।
महक वैशाली की तरफ देखती है। महक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वैशाली की बात सुन के नाश्ता करने के बाद सारे ऑफिस जाने के लिए अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अदिति शोभित के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। शोभित जब लैपटॉप बैग लेकर कमरे से बाहर आता है तो अदिति से टकरा जाता है। शोभित खुद को संभालते हुए गुस्से से बोला, तुम यहाँ पर खंभे की तरह क्यों खड़ी हुई हो? अदिति पाउट बनाते हुए मासूमियत से बोली, वो मुझे पूछना था क्या मेरी मामा के बारे में कुछ पता चला? शोभित अदिति के क्यूट से फेस को कुछ देर देखता है, फिर उसे घूरते हुए कहता है, गूगल नहीं हूँ मैं जो तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी ढूंढ कर तुम्हें दे दूँगा। कुछ वक्त लगता है। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, कितना वक्त लगता है? शोभित अब इरिटेट होते हुए अदिति को देखता है। अदिति अपना हाथ आगे करके बोली, प्रॉमिस करो आप बहुत जल्दी मेरी मम्मा को ढूंढ लोगे। मुझे वहाँ से वापस जाना है और कॉलेज में एडमिशन लेना है। शोभित अदिति के हाथ को एक नज़र देख उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। अदिति उसके हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। शोभित ने नहीं किया था कि वो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है और जाते हुए कहता है, ज़्यादा किसी से बात मत करना और हाँ, किसी को परेशान भी मत करना। अदिति थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं तो गुड गर्ल। ये कहते हुए अदिति रुक जाती है क्योंकि शोभित उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से ऑलरेडी जा चुका होता है। अदिति मुंह बनाते हुए खुद से बोली, ये तो बहुत खड़ूस है। उतने में विप्लव अदिति के पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आदू तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदिति कुछ बोल पाती उससे पहले विप्लव ने कहा, चलो मैं तुम्हें आज मॉल लेकर चलता हूँ। अदिति विप्लव की बात पर सैड फेस बनाते हुए बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं और मैं सीनियर की परमिशन के बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। विप्लव कंफ्यूज होकर बोला, ये सीनियर कौन है? उनका नाम शायद सुमित है। विप्लव अदिति के सिर पर हल्के से मार कर बोला, पागल, सुमित नहीं शोभित नाम है और वो मेरे भाई हैं। अदिति अपने माथे का सहलाते बोले, हाँ वही मैं उनके अलावा किसी और के साथ बाहर नहीं जा सकती। विप्लव अदिति के हाथ को पकड़ कर बोला, अरे चलो मेरे साथ, हम लोग मॉल चलते हैं और अगर तुम्हारा सीनियर तुम्हें कुछ कहे तो मेरा नाम ले लेना। अदिति विप्लव की बात पर एकदम से बच्चों की तरह खुश हो जाती है और उसके साथ नीचे आ जाती है। इधर नीचे सभी लोग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके थे। मृत्युंजय महक को आवाज़ देता है, महक मेरा टिफ़िन बॉक्स। महक किचन से टिफ़िन बॉक्स तैयार कर मृत्युंजय के हाथों में देते हुए बोली, ये लीजिए आपका लंच। महक ने आज भी हमेशा की तरह सिर्फ मृत्युंजय के लिए नहीं बल्कि बाकी सब लोगों के लिए भी टिफ़िन बॉक्स तैयार करे थे। मृत्युंजय खुन्नस में महक को घूरते हुए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और बाकी सब वहाँ जोर से चिल्लाते हुए बोले, और हम उनके देवर। मृत्युंजय उन सबको देखकर मुंह बनाते हुए महक के कान में धीरे से बोला, तुम्हें तो रात को बताऊंगा मैं। महक मृत्युंजय के बाद तो अपना सिर हिला देती है। मृत्युंजय महक के गले पर बाइट करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। वैशाली महक के गालों को देखते हुए गुस्से से बोली, हम इस बागर बिल्ली को छोड़ेंगे नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को काटने की। विप्लव जो कि अदिति को लेकर नीचे आ चुका था, वैशाली की बात पर बोला, उसे नोचना या काटना नहीं कहते, उसे लव बाइट कहते हैं। निर्जला विप्लव के कान को पकड़ते हुए बोली, तुम्हें बड़ा पता है इसे क्या कहते हैं। विप्लव अपने कान को चुराने की कोशिश करते हुए बोला, बड़ी माँ, वो। रचना विप्लव को घूरते हुए बोली, यही सब सीखने जाते हो कॉलेज? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? विप्लव रचना के गुस्से भरी आवाज़ पर जल्दी से बोला, नहीं मॉम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैशाली जोर जोर से हंसते हुए बोली, हाँ, इतनी खूबसूरत शक्ल होने का क्या ही फ़ायदा अगर कोई लड़की तुम्हें लाइन नहीं मारती।
किसी काम के नहीं हो तुम। रचना वैशाली की बात पर कटाक्ष भरी आवाज़ में बोली, दिखने में तो तुम भी अच्छी खासी दिखती हो वैशाली, तुमने अमृत की और कितनों को फंसाया था। रचना की इस बात पर सब लोग वैशाली और रचना को देखने लगते हैं। मुंह दिखाई के रस्म में सभी मेहमान के बीच रचना वैशाली की बेइज्जती कर रही थी, लेकिन वैशाली किसी से कम नहीं थी। उसने भी रचना को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया था। तुम खूबसूरत हो, तुम मुझे लगता है ज़रूर बनारस में भी काफ़ी सारे लड़के को फंसा रखा होगा तुमने, तभी तो इतनी आसानी से हमारे अमृत को अपने झांसे में फंसा लिया। रचना ने जानबूझकर सबके सामने वैशाली को ताना मारा, जिस पर वैशाली भी चुप नहीं रहे। उसने जवाब में कहा, क्या बात है चाची सास, पहली बार आपने हमारी किसी बात में तारीफ़ की है। एक को तो हम नोट करेंगे। वैसे हाँ, खूबसूरत तो हम हैं, लेकिन वो क्या है ना कि खूबसूरत होने के साथ हम थोड़े गर्म मिजाज वाले हैं, इसलिए आज तक किसी साले का हिम्मत नहीं हुआ हमारी तरफ आंख उठाकर देखने का, और जिसकी हिम्मत हुई उनको हम घाट पर इतना मार चुके हैं कि दोबारा कभी किसी लड़के के सामने दिखेगा नहीं। वैशाली की बात सुन विप्लव बोल पड़ा, अरे वाह, इसका मतलब आपको मारपीट भी आती है। क्या बात है, मेरी भाभी तो एक नंबर की लड़ाकू है। वैशाली कुछ बोलती है उससे पहले ही रचना ने कहा, इससे लड़ाकू नहीं गुंडी कहते हैं। पहले मुझे लगा था कि ये सिर्फ जाहिर और गंवार है, लेकिन आज पता चला कि ये एक नंबर की बदतमीज और गुंडी भी है। इस पर वैशाली ने मुस्कुराकर धीरे से रचना से कहा, ये तो और अच्छी बात है काकी सास की आपको पता चल गया कि हम का चीज़ है, इसलिए हमसे तो थोड़ा बचकर ही रहिएगा। वो का है ना, हमारा कोई भरोसा नहीं कब का कर दे। वैशाली की बात सुन रचना मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। कुछ देर में मुंह दिखाई के लिए आए सारे लोग गेस्ट भी चले गए। महक और वैशाली आराम से बैठे हुए बात कर रहे थे, तभी अदिति विप्लव के साथ कहीं बाहर जा रही थी। वैशाली ने उन दोनों को रोक कर पूछा, अरे तुम कहाँ चले इस खरगोशियों के अपने साथ लेकर। विप्लव ने आंखें बंद करके कहा, अरे इसे खरगोशियाँ नहीं बनी कहते हैं। वैशाली बोली, तो सब छोड़ो, ये बताओ जा कहाँ रहे। वैशाली की बात पर अदिति ने एक्साइटेड होकर कहा, वापी मुझे बाहर ले जा रहे हैं घूमने के लिए। आप दोनों भी चलो ना, बहुत मज़ा आएगा, हम काफ़ी सारी शॉपिंग भी करेंगे। वैशाली ने भी खुश होकर कहा, अरे हाँ, मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है, जब से यहाँ आए हैं कहीं घूमने नहीं गए। वो भूत तो हमको कहीं ले जाने से रहा तुम ही लोग ले चलो। महक ने निर्जला की तरफ देखा तो निर्जला मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, वैशाली सही कर रही, तुम महक और वैशाली को भी अपने साथ ले जाओ, इसी बहाने वो भी थोड़ा घूम लेंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।